इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा वीरभान के दोनों छोटे भाई रवि और शमशेर भीमा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जंगल से निकाल देते हैं। भीमा वीरभान के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता और मजबूर होकर बेचारा भीमा अपना बक्सा लेकर दूसरे जंगल में आ जाता है। भीमा एक गोरिल्ला के पास आता है। गोरिल्ला भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए एक घर की जरूरत है, क्या तुम मुझे बता सकते हो मुझे इस जंगल में घर कहाँ मिल सकता है? जब तक गोरिल्ला भीमा से कुछ कहता तभी इतने में एक भेड़िया भीमा का बक्सा उठाकर वहाँ से भागता है। भीमा उसका पीछा करता है। चोर चोर चोर, अरे कोई पकड़ो उसे, वो चोर मेरा बक्सा लेकर भाग रहा है। भेड़िया भागता हुआ अपने उस्ताद कालिया शेर के पास आता है। कालिया, आज बहुत बड़ा माल हाथ लगा है, लेकिन इस बक्से का मालिक मेरा पीछा कर रहा है। भीमा भागता हुआ कालिया के पास पहुंचता है। ए बच्चे, कौन है तू और तुझे क्या चाहिए? शेर भाई, वो बक्सा मेरा है, ये भेड़िया मेरा बक्सा चुरा कर भागा है, आप मुझे मेरा बक्सा वापस कर दीजिए। क्यों? इस बक्से पर क्या तेरा नाम लिखा है? अब ये बक्सा मेरे पास है, इसलिए अब ये मेरी संपत्ति है, चला जा यहाँ से, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। भगवान के लिए मुझे मेरा बक्सा वापस दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उस्ताद, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे मजा चखाना पड़ेगा। कालिया भीमा पर हमला करता है और भीमा को मारने लगता है। भीमा हिम्मत करके कालिया का सामना करता है और मारकर कालिया को वहीं जमीन पर गिरा देता है और उससे अपना बक्सा छीन लेता है। वहीं पास में खड़ी एक गाय ये सब देख रही थी। गाय भीमा के पास आती है। शेर भाई, कौन हो तुम? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, और इस बक्से में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम इस खतरनाक कालिया से लड़ गए? गाय, मेरा नाम भीमा है, मैं यहाँ नया आया हूँ, मैं एक घर की तलाश कर रहा हूँ। भीमा, अगर ऐसी बात है तो यहीं पास में मेरा घर है, मैं वहाँ अकेली रहती हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। तब गाय भीमा को लेकर अपने घर आ जाती है। भीमा, आखिर तुम्हारे इस बक्से में ऐसी क्या खास चीज है जिसके लिए तुमने उस कालिया से पंगा लिया? भीमा उस बक्से को खोलकर गाय को वो चीज दिखाता है। भीमा के उस बक्से में उसके मालिक वीरभान की तस्वीर रखी थी। भीमा, क्या तुम इस तस्वीर के लिए उस कालिया से भिड़ गए? हाँ गाय, ये मेरे मालिक की तस्वीर है, उनकी ये तस्वीर मेरे लिए लाखों करोड़ों से भी कीमती है। तब भीमा गाय को अपनी सारी कहानी बताता है कि किस तरह उसके मालिक वीरभान के साथ उसके छोटे सगे भाइयों ने व्यवहार किया और उसके ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जंगल से बाहर कर दिया। भीमा की दुख भरी कहानी सुनकर गाय सहम जाती है। भीमा भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर तो मेरे आंख में आंसू आ गए, लेकिन तुम्हारे मालिक ने भी तुम्हें एक चोर समझ लिया, फिर भी तुमने उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाली। नहीं गाय, मेरे मालिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी जिसके लिए उन्होंने मुझे अपने से इतना दूर भेज दिया। लेकिन गाय, मैं खुद से आज एक वादा करता हूँ, मैं अपने मालिक के पास एक दिन जरूर लौटूंगा और एक दिन अपनी बेगुनाही उनके सामने साबित करके रहूंगा। उधर वीरभान के दोनों भाई रुमझिम और वीरभान के साथ बहुत कठोर व्यवहार करने लगते हैं और उन्हें भरपेट खाने को भी नहीं देते। कुछ दिन बाद ठाकुर कुमार का कर्ज न चुकाने के कारण आज वीरभान के जंगल की नीलामी का दिन आ जाता है। धनराज अपने सिपाहियों के साथ जंगल की नीलामी की सभा में आता है। सुनो सुनो सुनो, आप सब में से जो भी इस जंगल को खरीदना चाहता है वो इसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाकर इस जंगल पर अपना कब्जा कर सकता है। आप में से जो भी इस जंगल को 50 लाख रुपए देकर खरीदना चाहता है वो आगे आ जाए। 50 लाख, मैं इस जंगल के 50 लाख देने को तैयार हूँ, जल्दी कीजिए। 50 लाख, 50 लाख, 55 लाख, मैं इसके 55 लाख दूंगा। 55 लाख, 55 लाख, और बोलिए और बोलिए। 60 लाख। तभी इतने में धनराज 70 लाख की बोली लगाता है। 70 लाख, मैं इस जंगल के पूरे 70 लाख देता हूँ, और बोलिए और बोलिए। 70 लाख 1, 70 लाख 2, 70 लाख 3। बधाई हो धनराज, ये जंगल आज से आपका हुआ। धनराज पूरे 70 लाख देकर उस जंगल पर अपना कब्जा कर लेता है। एक तरफ वीरभान और रुमझुम शेरनी अपने जंगल की नीलामी से बहुत दुखी थे, तो दूसरी तरफ वीरभान के दोनों सगे भाई उन्हें अपने साथ रखने से मना कर देते हैं। नहीं नहीं भैया, आप हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारा घर बहुत छोटा है, उसमें केवल हम दोनों ही रह सकते हैं, आप अपने रहने की कहीं और व्यवस्था कीजिए। वीरभान हताश और निराश होकर अपनी पत्नी रुमझुम के साथ अपना जंगल छोड़ देता है।
उधर भीमा एक दिन गाय से कहता है, गाय बहन, तुमने मुझे अपने घर में जगह देकर मुझ पर एहसान किया है, मेरे ऊपर एक एहसान और कर दो। मुझे इस समय काम की सख्त जरूरत है। मैं बहुत मेहनत करूंगा और मेहनत करके अपने से सेठ जी का सारा कर चुकाऊंगा। अगले दिन गाय भीमा को लेकर एक जमींदार के पास आती है और उससे भीमा के लिए काम मांगती है। तब वह जमींदार भीमा को काम पर रख लेता है। भीमा अब जमींदार के यहाँ कड़ी मेहनत करता है और पैसे कमाने लगता है। उधर वीरभान चलते चलते रुमझुम के साथ एक जंगल पहुंचता है। वीरभान रुमझुम के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगता है। तब एक दिन रुमझुम शेरनी वीरभान से कहती है, सुनिए जी, आज मैं आपको वो सच्चाई बताती हूँ जो मैं तब आपके सामने नहीं बता पाई थी। उस रात मेरे जेवरात भीमा ने नहीं बल्कि तुम्हारे दोनों भाई रवि और शमशेर ने चुराए थे। क्या रुमझुम, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ वीरभान, मैंने एक रात उन दोनों को जेवरात के बारे में बातें करते सुना था। लेकिन रुमझुम, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात उस समय क्यों नहीं बताई? अगर मैं उस रात ये बात तुम्हें बता देती तो तुम्हारे दोनों जालिम भाई भीमा को बहुत प्रताड़ित करते। भीमा बहुत मासूम है, इसलिए मैंने तुम्हारे भाइयों से उसे बचाने के लिए दूर भेज दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने भाई जैसे प्यारे भीमा को खुद से दूर कर दिया और उस मासूम पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। ना जाने वो मासूम इस समय कहाँ होगा। वहीं एक दिन कुछ लुटेरे चीते उस जमींदार की दुकान पर अचानक से हमला कर देते हैं और उसकी दुकान को लूटने लगते हैं। तब भीमा अकेला वहां आकर उन लुटेरे चीतों पर हमलावर हो जाता है और उन सभी को एक एक करके खून में नहला देता है। ऐसा करके भीमा उस दिन जमींदार की दुकान को लूटने से बचा लेता है। खुश होकर जमींदार भीमा का धन्यवाद करता है। अरे भीमा, तुम तो बहुत नेक दिल और बहादुर हो। आज तुमने मेरी दुकान बचाकर मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया। मुझे तुम्हारी आज की बहादुरी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तब जमींदार खुश होकर भीमा को सोने से भरे हुए 2 बक्से देता है। सोने से भरे बक्से पाकर भीमा बहुत खुश होता है। अगले दिन भीमा सोने के उन बक्सों को बग्गी में डालकर अपने जंगल वापस लौटता है, लेकिन अब उस जंगल पर धनराज का कब्जा था। भीमा एक भालू से मिलता है। अरे भालू, इस जंगल में मेरे मालिक रहा करते थे, आखिर वो इस समय कहाँ हैं? अरे भीमा, तुम माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। दरअसल बात ऐसी है, धनराज को तो इस जंगल को छोड़े कई दिन हो चुके हैं, लेकिन क्यों? मालिक ने ये जंगल क्यों छोड़ दिया? और उनके दोनों छोटे भाई कहाँ हैं? कैसे भाई? वो दोनों भाई नहीं, कसाई हैं। अब दोनों बहुत बड़े जमींदार हो चुके हैं। यहीं पास में उन्होंने नीलामी के पैसों से एक फैक्ट्री शुरू की है। दोनों भाई सारे पैसे हड़प गए और बेचारे वीरभान और उनकी पत्नी रुमझुम शेरनी को उन्होंने धक्के मारकर जंगल से बाहर कर दिया। ये सुनकर भीमा के होश उड़ जाते हैं। भीमा अपने मालिक की फैक्ट्री में काम करने वाले उस कर्मचारी चीता से मिलता है। भीमा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। बहुत लंबे समय से मेरे सीने पर एक बोझ रखा हुआ है, आज शायद वो हल्का हो जाएगा। लालच में आकर मैं पापी हो गया था। पाप की कमाई हुई दौलत हमेशा नहीं रहती। देखो भीमा, आज मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। भीमा, सेठ वीरभान की फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। धनराज ने मुझे खरीद लिया था। उसके हाथों बिककर मैंने ही वीरभान की फैक्ट्री में खुद अपने हाथों से आग लगाई थी। ये सुनकर भीमा को बहुत गुस्सा आता है। इसका मतलब इस सारे फसाद की जड़ वो धनराज है। धनराज, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जैसा उसने मेरे मालिक के साथ किया, उसके साथ अब वही होगा। अगले दिन धनराज को एक पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा था, धनराज, सुना है महेंद्रगढ़ के जंगल पर इस समय तुम्हारा कब्जा है। मैं उस जंगल को खरीदना चाहता हूँ। मैं महेंद्रगढ़ जंगल की तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम कल जंगल के कागजात लेकर नदी के किनारे आ जाना, वहाँ तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा मिल जाएगा। अगले दिन धनराज अपने सिपाहियों के साथ जंगल के कागजात पर दस्तखत करके उसे नदी किनारे रख देता है और वहाँ रखा हुआ सारा पैसा लेकर चला आता है। धनराज एक साथ इतने सारे पैसे को देखकर खुशी से पागल हो जाता है। हो, वाह, आखिरकार आज मैं सबसे अमीर हो गया। धनराज उन पैसों को अपनी गुफा में छिपा देता है। तब उस रात भीमा चुपके से आकर धनराज के वो सारे पैसे उठाकर वहां से भाग जाता है और उसी रात भीमा एक तरफ फैक्ट्री में आग और दूसरी तरफ धनराज की गुफा में रखे सारे पैसों की चोरी, ये देखकर धनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भीमा धनराज के पास आता है। क्यों धनराज, कैसा लगा? अपनी बर्बादी देखकर तुम्हें कुछ याद आया?
तूने मेरे मालिक के साथ कुछ ऐसा ही किया था, आज वही तेरे साथ हुआ है। ना तेरी फैक्ट्री रही और तेरे सारे पैसे भी चोरी हो गए। तेरे पास इस समय कुछ भी नहीं रहा, तू अब कंगाल हो चुका है। भीमा अपने मालिक वीरबान और रुमझुम शेरनी के पास पहुंचता है। वीरबान भीमा को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। भीमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिर तू मेरे पास वापस आ गया। मालिक, मैंने आपका सारा कर्ज चुका दिया है और आपका जंगल भी अब आपके पास है। मालिक चलिए, अब आप अपने घर चलिए। भीमा, आज तूने ये सब करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तेरा ये कर्ज कभी नहीं चुका सकता। एक तरफ गरीबी के उन हालातों में मेरे सगे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तूने एक सच्चे भाई की तरह तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। तब भीमा वीरबान और रुमझुम शेरनी के साथ अपने जंगल वापस आ जाता है और फिर वो सभी एक साथ फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानी को सब्सक्राइब करें।